Hello everyone, in today's 12th Commerce Economic lecture, we are in chapter number 3, Demand Analysis. Last lecture में कुछ पार्ट हमने फिनिश किया था. Let us check that. तो ये ई बुक आपके सामने है. चैप्टर 3A, डिमांड एनालिसिस. डिमांड लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था कि डिमांड का मतलब सिर्फ आपकी इच्छा नहीं है. इकोनॉमिक टर्म्स में हम देखें तो डिमांड का मतलब होता है डिजायर विच इज बैक्ड विद विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे. तो डिमांड वो है, ऐसी डिजायर है जिसके साथ साथ आपका विलिंगनेस भी होना चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए. आपकी इच्छा भी होनी चाहिए वो चीज परचेस करने की, और आपके पास कैपेसिटी भी होनी चाहिए पेमेंट करने की, है कि नहीं. परचेस करने की इच्छा और पेमेंट करने की कैपेसिटी आपके डिजायर के साथ होनी चाहिए, तब उसे हम क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे. डिमांड को फिर हमने दो टाइप में देखा, एक इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा मार्केट डिमांड. तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल आप देख रहे हैं, जहां पर एक कस्टमर से डेटा लेकर के हम ग्राफ प्रिपेयर करते हैं और डिमांड को समझने की कोशिश करते हैं. वेयरएज जब हम मोर देन वन कस्टमर उनका रिव्यू लेते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्केट का डिमांड क्या है. बराबर है. तो यहाँ पर हमने देखा कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, जब किसी कमोडिटी का प्राइस क्या होता है, रिड्यूस हो रहा है, तो उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है कि नहीं. तो प्राइस ऑफ कमोडिटी जब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब इनके बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप. विच रिलेशनशिप, इनवर्स. यहाँ पर प्राइस पहले कितना था, 10, तो हम कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, 1, है ना. ये किलोग्राम में दिया हुआ है तो 1 किलोग्राम. जब प्राइस रिड्यूस हुआ 10 से 8 हुआ तो हमारा क्वांटिटी इंक्रीज हो गया, देखो 2 हो गया. प्राइस और कम हुआ, ड्रॉप हो गया 6 पे, तो हमने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी 3 किलोग्राम पे. प्राइस और कम हुआ 4 पे, तो क्वांटिटी 4 किलोग्राम हो गई. और प्राइस पहुंच गया 2 पे, तो क्वांटिटी बढ़ करके 5 किलोग्राम हो गई. तो यहाँ पर एक इनवर्स रिलेशनशिप है. सिमिलरली जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा. तो हमको जो ग्राफ मिलता है इसकी वजह से वो कैसा मिलता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. हमने जो इसको प्लॉट किया तो हमें मिला डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, है कि नहीं. जहां पर आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड लिखा हुआ है और वाई एक्सिस पे प्राइस लिखा हुआ है. तो जब प्राइस 10 था तो हमारा क्वांटिटी 1 kg था. जब प्राइस 8 हुआ, रिड्यूस हो गया, तो क्वांटिटी इंक्रीज होके 2 किलोग्राम पे पहुंच गया. जब प्राइस और रिड्यूस हुआ तो क्वांटिटी रिड्यूस होके 3 किलोग्राम पे पहुंच गया. सिमिलरली ऐसे करते करते जब हमने प्लॉट किया तो हमें यहाँ पर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलता है, जो शो करता है देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस. प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है. कैसा रिलेशन है, इनवर्स. ठीक है. और ऐसे फिर हमने क्या किया, मार्केट डिमांड शेड्यूल प्रिपेयर किया जिसमें कस्टमर ए, बी और सी तीनों को मिला करके एक एवरेज लिया यहाँ पर. तो तीनों का टोटल देखो, आप देख सकते हैं. तो हमको यहाँ पर प्राइस ऑफ द कमोडिटी का कॉलम देखना है और लास्ट में जो मार्केट डिमांड है ए प्लस बी प्लस सी, ये देखना है. और इसी को हम क्या करेंगे, सिमिलर वे में प्लॉट करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मार्केट डिमांड कर्व, ये भी हमको कैसा मिलता है, वैसा ही मिलता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग. ओके. फिर हमने रीड किया रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से ये हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके ऊपर हम चैप्टर 2 में बात कर चुके हैं. तो कोई भी प्रोडक्ट आप बार बार परचेस करते हो, कंज्यूम करते हो, उसके अंदर जो आपकी यूटिलिटी है वो रिड्यूस होने लगती है ना. और ये एक कारण है जिसकी वजह से हमारा जो
डिमांड कब है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नंबर 2, इनकम इफेक्ट, इनकम का इफेक्ट है। इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, व्हेन द प्राइस फॉल्स, परचेसिंग पावर और रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है। सपोज आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करना है, जस्ट लाइक आपने सोचा कि मुझे नोटबुक परचेस करना है। क्या परचेस करना है? नोटबुक। तो आपने एक नोटबुक का प्राइस पूछा, उसने बोला 1 नोटबुक विल कॉस्ट यू 50 रुपीज। एक नोटबुक कितने का है? 50 रुपए का, 50 रुपीज का। अब ये 50 रुपीज का नोटबुक है और आपके पास अगर 1000 रुपीज है, तो आप कितने नोटबुक परचेस कर सकते हो? तो 1000 डिवाइड बाय 50 करोगे तो यू विल गेट द आंसर 20, है कि नहीं? आंसर क्या मिलेगा? 20। तो ये जो 20 नोटबुक आप परचेस कर सकते हो 1000 रुपीज में, तो आपका जो डिमांड है एज पर योर इनकम ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 20 नोटबुक का हो सकता है। बट सपोज मार्केट में प्राइस रिड्यूस हो गया, मार्केट में प्राइस रिड्यूस होके 50 से 25 पे आ गया, तो क्या आप अपने डिमांड को बढ़ा सकते हो? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि आपका जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ गया, आपका जो रियल इनकम है वो बढ़ गया। तो आप अब 1000 से 25 को डिवाइड करोगे तो आप कितने नोटबुक परचेस कर सकते हो? यस, यू कैन परचेस नाउ 40 नोटबुक्स, है ना? तो यहां पर हमने क्या देखा, जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिग्रेड होता है, कस्टमर का रियल इनकम बढ़ जाता है। रियल इनकम हम परचेसिंग पावर से देखते हैं। किससे देखते हैं? परचेसिंग पावर। ठीक है, तो इनकम इफेक्ट है ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस विच एनेबल हिम टू बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी, जिसकी वजह से वो ज्यादा परचेस कर सकता है। फिर है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि अगर किसी सब्स्टिट्यूट का प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाता है? हम उसे किसी और प्रोडक्ट के एवज में परचेस कर सकते हैं। जैसे चाय की जगह पे आप कॉफी ले सकते हो, कोल्ड ड्रिंक की जगह पर आप शुगर केन जूस ले सकते हो, है ना? तो ये सब्स्टिट्यूट है। क्या ये? सब्स्टिट्यूट। ये नहीं तो वो सही। तो जब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस में वेरिएशन होता है, चेंज होता है, तो आप क्या करते हो? उसके डिमांड में भी चेंज करते हो। इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, है ना, जब कमोडिटी का प्राइस क्या होता है? बढ़ता है। द कंज्यूमर टेंड्स टू बाय मोर ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। अगर चाय का प्राइस बढ़ने लगा तो हमारे दिमाग में आएगा यार इससे अच्छा तो कॉफी है कि नहीं? इससे बेटर क्या है? कॉफी है। तो लोग कॉफी ज्यादा परचेस करने लगेंगे। ऐसा ही होता है। एंड लेस ऑफ दैट कमोडिटी व्हिच प्राइस हैज इंक्रीज, और उसका जिसका प्राइस बढ़ रहा है वो लोग परचेस करेंगे नहीं। दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसी को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हमेशा लोग प्राइस बढ़ने की वजह से क्या ढूंढने लगते हैं? सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगते हैं। क्या चीज मुझे सस्ते में मिलेगी, है ना? आपने कभी गौर किया होगा आपके चाइल्डहुड में, आप जब ये रेसेस में बाहर निकलते हैं और किसी चीज का प्राइस बढ़ गया है ना, आप वड़ा पाव खाते थे पहले 12 रुपए में, सामने वाला बोलता है कि अरे वड़ा पाव अभी 15 रुपए का है। आप बोलेगे इससे अच्छा चाइनीज भेल है, 10 रुपए में मिलता है और 5 रुपए बचेंगे भी, है कि नहीं? आपने तुरंत क्या देखा? सब्स्टिट्यूट क्या है? तो इसी को हम बोलते हैं कि प्राइस का इंक्रीज होने की वजह से उसके सब्स्टिट्यूट के डिमांड के ऊपर क्या हो जाता है? असर पड़ता है। उसके डिमांड पे तो असर पड़ता ही है। नेक्स्ट क्या था? मल्टीपर्पज यूज। व्हेन कमोडिटी कैन बी यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग सेवरल नीड्स, इट्स डिमांड विल राइज विद अ फॉल इन इट्स प्राइस। जैसे ही उसका प्राइस कम होगा, क्योंकि उसका बहुत सारा यूसेज है कि नहीं? तो जैसे ही उसका प्राइस कम होगा, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी का अगर प्राइस कम हो गया तो लोग घर में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब चलाने चालू कर देते। क्यों? क्योंकि भाई प्राइस कम हो गया ना, उसका मल्टीपर्पज यूज है। एंड व्हेन एंड फॉल विद राइज इन प्राइस, और उसका अगर प्राइस बढ़ गया तो उसका डिमांड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर कस्टमर नया है, when the price of a commodity falls, a new consumer class appears who can now afford the commodity. तो जब किसी कमोडिटी का प्राइस गिरता है
तो जो लोग पहले नहीं भी परचेस करते थे, जिनको वो अफोर्डेबल नहीं था, अब वो भी परचेस करने लग रहे हैं, है कि नहीं? जैसे पहले सेलफोन देखो, पहले सेलफोन जो बहुत वेल्दी पर्सन होते थे ना, वही परचेस करते थे। आज से मैं 15-20 ईयर्स बैक की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज की तारीख में जो सेलफोन का मार्केट है, उसके प्राइस कैसे हो रहे हैं, गिर रहे हैं। तो जो लोग सेलफोन नहीं भी परचेस कर रहे थे, आज वो भी परचेस कर रहे हैं, मतलब एक नया मार्केट मिल गया, है कि नहीं? तो कमोडिटी का प्राइस गिरता है तो न्यू कंज्यूमर्स आ जाते हैं। तो यहां पर आपको कुछ वर्कआउट दिया है, ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल डिमांड शेड्यूल। क्या लिखा है देखो, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, प्राइस क्या हो रहा है, 350 से 300 हो गया, है कि नहीं? तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पर डिमांड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। प्राइस गिरा तो डिमांड बढ़ेगा। आप कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इतने पे इतना तो इतने पे कितना, है ना। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 300 इंटू 3 डिवाइड बाय 350, आंसर इज 2.57, है कि नहीं? तो ये जो 2.57 आया, क्या वो करेक्ट आंसर है, क्या वो करेक्ट आंसर है? नो, दैट इज नॉट अ करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जब प्राइस में फॉल हुआ तो डिमांड क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। डिमांड क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो प्राइस हमारा 350 से 300 हुआ ना, तो आपका डिमांड 3 से बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने एक हाइपोथेटिकल क्या लिया है, शेड्यूल लिया है, तो हम भी उसमें हाइपोथेटिकल पॉइंट्स भरेंगे। तो हम वहां पर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। सिमिलरली नीचे देखो, 250 से कितना हो गया, 200, तो आप 10 से क्या कर देंगे, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ेगा, 10 से क्या हो जाएगा, इंक्रीज होके आप 12 लिख दीजिए। वैसे ही 150 से प्राइस कम हो गया 100, तो यहाँ 30 से अभी पहले क्या होगा, पहले कम हो जाएगा, तो यहां पर आप कितना लिखेंगे, आप लिख सकते हैं 25। समझ में आया आपको? तो यहां पर आपको शो क्या करना है, आपको शो करना है कि विथ फॉल इन प्राइस डिमांड इंक्रीजेस, विथ फॉल इन प्राइस डिमांड इंक्रीजेस। टाइप्स ऑफ डिमांड, ये बहुत ही इजी चीज है और प्रैक्टिकल लाइफ में आपने कई बार देखा है। टाइप्स ऑफ डिमांड, डिमांड के क्या क्या टाइप है। तो पहले देखो, सबसे पहला आपके सामने दे दिया है कि यहाँ पर 5 टाइप्स है, 1 2 3 4 5। पहला डायरेक्ट डिमांड, दूसरा इनडायरेक्ट डिमांड, फिर कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड, फिर कंपोजिट डिमांड एंड देन कॉम्पिटेटिव डिमांड। एक एक करके रीड करते हैं, और जब आप इसे रीड करेंगे ना, तो आप बोलेंगे अरे ये सब तो पहले से पता था, सिर्फ उसको लिखने का तरीका या उसको नया नाम दे दिया गया है। पहला क्या है, पहला है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या होता है, it is the it is the demand by consumer for goods which satisfy their wants directly। ये कस्टमर का डिमांड है। किसका डिमांड है, कस्टमर। फॉर एग्जांपल, आपको एक शर्ट स्टिच करा कर लेना है ना, एक शर्ट सिला करके लेना है, तो आप किसके पास जाएंगे, टेलर के पास। और टेलर के पास अगर उसके पास कपड़े अवेलेबल हैं तो कपड़ा परचेस करके आप उसे बोलेंगे कि इसे सिल करके दो। तो आपने ये जो शर्ट डिमांड किया, किससे डिमांड किया, टेलर से। तो ये कौन सा डिमांड है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिमांड। दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। तो ये कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करते हैं, किसके नीड को, कस्टमर के नीड को, ठीक है। दस इट इज डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। इसे क्या बोलते हैं, डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर क्लोथ और शुगर, आपको क्लोथ चाहिए, शुगर चाहिए, तो ये हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। नंबर 2,
इनडायरेक्ट डिमांड। अब इनडायरेक्ट डिमांड आपको याद है, आप गए थे टेलर के पास कपड़े सिलाने के लिए। अब टेलर को सपोज सीविंग मशीन चाहिए, सिलाई मशीन होती है ना, उसको सिलाई मशीन चाहिए। उसको सिलाई मशीन क्यों चाहिए? ताकि वो कपड़े सिल करके आपको दे सके, है कि नहीं? तो ये जो टेलर है, क्या ये मशीन उसको अपने लिए चाहिए? आंसर इज नो। उसको आपका डिमांड सेटिस्फाई करना है, इसके लिए उसको सिलाई मशीन चाहिए। तो ये जो मशीन उसको चाहिए, वो जहां से डिमांड करेगा, इस डिमांड को बोलेंगे इनडायरेक्ट डिमांड। क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट डिमांड। तो डिमांड विच सेटिस्फाई प्रोड्यूसर्स डिमांड, डिमांड विच सेटिस्फाई वांट ऑफ अ प्रोड्यूसर इज नोन एज इनडायरेक्ट डिमांड, या हम उसको बोल सकते हैं प्रोड्यूसर्स डिमांड। ठीक है। इनडायरेक्ट डिमांड इज आल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। देखो यहां पर एक नया नाम दे दिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। कहां आ सकता है? ऑब्जेक्टिव में। तो प्रोड्यूसर्स डिमांड बोल दो, इनडायरेक्ट डिमांड बोल दो, या डिराइव्ड डिमांड बोलो। ठीक है। इट मींस व्हाट? ऐसा डिमांड जो कस्टमर के डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोड्यूसर डिमांड करता है ना? बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? डिमांड विच इज मेड टू सेटिस्फाई कस्टमर्स डिमांड बाय दी प्रोड्यूसर। ये डिमांड किसने किया? प्रोड्यूसर ने किया। जैसे आपका कपड़ा सिल के देने के लिए टेलर को चाहिए था सिलाई मशीन, तो टेलर ने सिलाई मशीन परचेस करने का डिमांड किया। तो ये जो सिलाई मशीन का डिमांड है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इनडायरेक्ट डिमांड। और जो कपड़े का डिमांड आपने किया था, जो क्लोथ आप परचेस करने वाले थे, उसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट डिमांड। बोलिए कोई शंका, शंका निशंका दुशंका? It refers to demand for goods which are needed for further production। ऐसा डिमांड करना जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए जरूरी हो। इट इज द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स, है ना? ये भी आपको बाय हार्ट करना है। ये कौन सा डिमांड? डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स गुड्स, मतलब मशीनरी वगैरह जो हम लोग को चाहिए रहता है वो। हैंस ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट और डिराइव्ड डिमांड। तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, है ना, ये सब क्या है? डिराइव्ड डिमांड। फॉर एग्जांपल, डिमांड फॉर वर्कर इन अ शुगर फैक्ट्री इज डिराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड। ठीक है। तो हमने समझा डायरेक्ट डिमांड, हमने समझा इनडायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड इज अ डिमांड मेड बाय कस्टमर, इनडायरेक्ट डिमांड डिमांड मेड बाय प्रोड्यूसर। कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। कैसा डिमांड? कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड, मतलब एक प्रोडक्ट आप परचेस करोगे तो दूसरा लेना ही पड़ेगा। देखो कितना अच्छा एग्जांपल दिया है। अगर आप कार खरीदोगे तो आपको पेट्रोल लेना ही पड़ेगा, फ्यूल लेना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो एक प्रोडक्ट आपने परचेस किया तो दूसरा आपको परचेस करना ही पड़ेगा। ऐसा जो प्रोडक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। ठीक है। तो जॉइंट डिमांड के हमको बहुत सारे एग्जांपल मिले, आपने बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया। कि शूज लिया है तो सॉक्स लेना पड़ेगा, मोबाइल लिया है तो चार्ज करना पड़ेगा, या चार्जर खराब हो जाएगा तो चार्जर लेना पड़ेगा, पेन होगा तो रिफिल लेना पड़ेगा, नोटबुक होगा तो पेन लेना पड़ेगा, कार है तो फ्यूल डालना पड़ेगा, है ना? तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल मिले। अभी हम देख रहे हैं कंपोजिट डिमांड। विच डिमांड? कंपोजिट डिमांड। क्या होता है कंपोजिट डिमांड? द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस इज नोन एज कंपोजिट डिमांड। मतलब ऐसा प्रोडक्ट डिमांड करना जिसका आप क्या कर सको? बहुत सारा मल्टीपर्पज यूज कर सको। और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांडेड फॉर सेवरल यूसेज सच एज लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा, है ना? तो ऐसा प्रोडक्ट का डिमांड करना जिसको आप मल्टीपर्पज, मतलब कहीं पर भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। क्या बोलते हैं? कंपोजिट डिमांड। नेक्स्ट है कॉम्पिटेटिव डिमांड। इट इज डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, या आप इसको बोल सकते हो डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स, है ना? कॉम्पिटिटिव डिमांड को आप क्या बोल सकते हो? डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो जैसे टी और कॉफी, शुगर और जेगरी, आजकल लोग शुगर फ्री भी लेते हैं, है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? कंपोज सॉरी कॉम्पिटिटिव डिमांड।
तो बहुत अच्छे एग्जांपल्स मिले कि कॉम्पिटिटिव डिमांड में टी की जगह कॉफी या शुगर की जगह जैगरी, या जैसा कि आप लोग ने बोला कि पेट्रोल की जगह पर डीजल या सीएनजी का वर्कआउट हो सकता है। तो जब भी हम लोग कभी भी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं, उसे बोला जाता है कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखने को बोला है। अब आपको पता है, आपने ही एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर एक एक करके आप इसे फिलअप कर देंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके डिमांड को विचलित कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं, फ्लक्चुएट कर सकती हैं, डिसाइड कर सकती हैं, उसे बोला जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से आपका डिमांड चेंज हो सकता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिमांड एनालिसिस, तो हम उन फैक्टर्स की भी बात कर रहे हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, आपके डिमांड में चेंज आ रहा है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके डिमांड को क्या कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है उसमें प्राइस। ये हमें बहुत अच्छी तरीके से बाय हार्ट करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है इसके अंदर, फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस। ऑब्वियसली सबसे पहले कोई आप चीज परचेस करने जाते हो तो अपनी जेब देखते हो ना, कितना पैसा है। आपने कई बार गौर किया होगा, जैसे कोई रेस्टोरेंट में जाता है तो आप जब मेनू कार्ड उठाते हो तो मेनू पढ़ते पढ़ते आपका राइट हैंड साइड में जहाँ प्राइस लिखा हुआ पहले आप वो भी देखते रहते हो। नान कितने का है, अच्छा चपाती कितने का है, पराठा कितने का है, डबल ब्रेड कितने का है, सूप कितने का है, सबसे सस्ता वाला सूप कौन सा है, सबसे सस्ती वाली सैंडविच कौन सी है, देखते हैं ना। तो हमारा पूरा ध्यान कहाँ पर होता है, प्राइस पर भी होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम अपना बजट भी देखते हैं। सपोज आपके फ्रेंड्स ने आपसे पार्टी मांगा, चल बर्थडे है पार्टी दे, है ना। तो अब जब उनको रेस्टोरेंट में लेके जाओगे तो आप एक बजट बना के जाते हो कि 5 फ्रेंड है तो मेरा खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से सिलेक्ट करते करते आप क्या करते हो, वहां पर ऑर्डर करते हो। तो ऑब्वियसली प्राइस प्राइस जो है क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि हमारा डिमांड कितना होगा। Price determines the demand for a commodity to a large extent. सबसे ज्यादा जो असर होता है वो प्राइस का होता है। Consumer prefer to purchase a product in a large quantity when price of a product is less, and they purchase a product in a small quantity when price of a product is high. और इंडियन नेचर तो ज्यादातर यही है ना, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, बांगर सीमेंट। बताना क्या चाहते हैं एक्चुअली, कि जो सबसे कम प्राइस में होगा वो ज्यादा चलेगा। तो प्राइस का बहुत फैक्टर है। देखो जियो आया, जियो जब लॉन्च हुआ तो सबसे ज्यादा स्प्रेड क्यों हुआ, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में इसको फ्री रखा और सबसे कम प्राइस पे बाद में दिया, है ना। इसको बोलते हैं मार्केट पेनेट्रेशन। क्या बोलते हैं, मार्केट पेनेट्रेशन। तो ये कैसे चला, उसको मालूम है कि इंडियन पीपल क्या है, प्राइस सेंसिटिव। क्या है, प्राइस सेंसिटिव। सस्ते में बेचो कुछ भी बिकेगा। तो यहां पर वर्ल्ड वाइड प्राइस बहुत ही मैटर करता है। ओके दूसरा फैक्टर है आपका इनकम। क्या है, इनकम। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड परचेसिंग पावर। आपका इनकम डिसाइड करता है कि आप क्या परचेस करोगे, है कि नहीं? अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो आप चाइनीज भेल, वड़ा पाव, समोसा पाव से काम चला ले रहे हो। जब आप थोड़े प्रोफेशनल लाइफ में आओगे, जब आप इनकम अर्न करने लगोगे तो आप रेस्टोरेंट में जाकर के बैठ करके आराम से खाना पसंद करोगे, है कि नहीं? डिपेंड अपॉन योर इनकम। जैसे ही आपका इनकम चेंज होता है आपका डिमांड भी चेंज होता है कि नहीं? आपका इनकम कम है तो आप देखते हो कि बजट में कौन सा सामान आ रहा है वैसे परचेस करते हैं। और इनकम इंक्रीज होता है तो आप क्या करते हो, अपनी परचेसिंग बढ़ा देते हो। देखो ग्रोसरी शॉप में ज्यादातर क्या होता है, अगर कोई चीज मार्केट में 30 रुपीज में अवेलेबल है, 30 रुपीज पर किलो, हम एक एग्जांपल लेते हैं, वीट 30 रुपीज पर किलो अवेलेबल है, और आप किसी मॉल में गए या डीमार्ट में गए और वहां पर वही वीट
22 रुपीज में अवेलेबल है। तो आप क्या देखते हो पहले कि दूसरा अच्छी क्वालिटी वाला कितने में अवेलेबल है, तो वहां पर दिख रहा है कि उससे जो बेटर क्वालिटी वाला है ना वो 30 में अवेलेबल है। तो आपके दिमाग में आता है अरे ऐसे भी हम सब अब तक 30 रुपीज में तो परचेस करते ही थे, एक काम करो बेटर क्वालिटी परचेस करो। क्यों? क्योंकि आप अफोर्ड कर पा रहे हो, है कि नहीं? और अफोर्ड क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आपकी इनकम चेंज हो गई, इनकम बढ़ गई है। और ऑन द अदर हैंड इनकम अगर कम हो जाती है, जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा है, पैंडेमिक पीरियड, बहुत लोगों की इनकम क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई है। इसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं? अभी अभी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस से भी लोग व्हीट और राइस ला करके खा रहे हैं, है ना, जिसको पहले कोई उतना पूछता नहीं था। तो जो राशन शॉप होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, वहां से भी लोग परचेस करके खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकम रिड्यूस हो गया। तो ये जो डिमांड में चेंज हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है? ये इनकम की वजह से हुआ। पॉइंट नंबर 3, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अच्छा, इसका रीडिंग रह गया। Income of a consumer decide purchasing power, which in turn influences the demand for a product. है ना, परचेसिंग पावर डिफाइन करता है कि आप कौन से प्रोडक्ट का डिमांड करेंगे। राइज इन इनकम विल लीड टू राइज इन डिमांड। जब आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका डिमांड भी बढ़ेगा। अगर आपका इनकम कम हुआ तो आपका डिमांड भी कम हो जाएगा। अभी वही बताया मैंने, पेंडेमिक पीरियड चल रहा है, तो जहां सबकी इनकम रिड्यूस होने लगी है, देखो मार्केट में डिमांड भी क्या हो गया? एकदम कम होने लगा है। For the commodity, and fall in income will lead to a fall in demand for the commodity. तो क्या होता है यहाँ पर? इनकम कम होगा तो आपका डिमांड भी कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट मतलब कॉम्पिटेटिव गुड्स। इसके बदले में आप दूसरा ले सकते हो। थम्स अप के बदले में कोक ले सकते हो, स्प्राइट के बदले में 7 अप ले सकते हो, है कि नहीं? तो जो सब्स्टिट्यूट है, टी के बदले में कॉफी ले सकते हो। इफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस, आप जब देखते हो कि सब्स्टिट्यूट सस्ते में अवेलेबल है तो आप सस्ते के लिए जाते हो, भाई सही बात है। देन पीपल विल डिमांड चीपर सब्स्टिट्यूट गुड्स देन कॉस्टली गुड्स। फॉर एग्जांपल, इफ द प्राइस ऑफ शुगर राइज देन डिमांड फॉर जेगरी विल राइज। तो अगर शक्कर का प्राइस बढ़ गया, शुगर का, तो लोग गुड़ खाने के लिए ज्यादा बेताब हो जाएंगे, है कि नहीं? प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट? पहले उसको देख लेते हैं। A change in price of one commodity would also affect the demand for other commodity. एक प्रोडक्ट का जो प्राइस चेंज होता है तो दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड में भी चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, कार एंड फ्यूल, है ना? तो जहां पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड देखा था, उसी के एग्जांपल को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि जब एक कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे के ऊपर इफेक्ट आएगा। सपोज हमने कार के प्राइसेस बढ़ा दिए, अगर कार के प्राइसेस बढ़ गए तो कार ज्यादा सेल होगी क्या? नहीं। और कार ज्यादा सेल नहीं होगी तो फ्यूल भी ज्यादा बिकेगा नहीं। समझ में आया ना? तो फॉर एग्जांपल, कार एंड फ्यूल, इफ कार प्राइसेस, इफ द प्राइस ऑफ फ्यूल राइजेस, सॉरी, फ्यूल का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो कार का डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वाइस वर्सा, अगर कार का प्राइसेस बढ़ जाता है ना, तो लोग कार खरीदना भी कम कर देंगे और उसकी वजह से क्या होगा? फ्यूल का प्राइस भी वहां पर कम हो सकता है, या फ्यूल का डिमांड भी क्या हो सकता है? कम हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नेचर। इफ अ कमोडिटी इज नेसेसिटी and its use is unavoidable, then its demand will continue to be the same irrespective of the corresponding price. उसका प्राइस कुछ भी हो, है ना? बीच में ऐसे ही हो गया, सैनिटाइजर क्या बन गए? नेसेसिटीज में आ गए, तो उसका प्राइस बढ़ने लगा था तो भी उसको परचेस कर रहे थे, है ना? सिमिलरली N95 मास्क, मास्क जो था, मास्क का क्या हो गया? डिमांड बढ़ गया, तो जो मास्क 150 रुपीज का था वो 250 रुपीज से 500 रुपीज के प्राइस पे चला गया, तो भी लोग क्या कर रहे थे? उसको परचेस कर रहे थे।
तो एग्जांपल दिए देखो, फॉर एग्जांपल मेडिसिन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की मेडिसिन, उसका प्राइस बढ़ता है तो भी लोग क्या करते हैं, उसे परचेज करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर इसे बोलते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेचर क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसको क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकता है। नेक्स्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया में तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, पॉपुलेशन का साइज क्या है। लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड स्मॉलर द साइज ऑफ पॉपुलेशन स्मॉलर विल बी द डिमांड। इसमें समझने में कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। जितना पॉपुलेशन ज्यादा होगा डिमांड उतनी ज्यादा होगी, जितना पॉपुलेशन कम होगा डिमांड उतनी कम होगी, है कि नहीं। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, इसको हम बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। क्या बोलते हैं, स्पेक्यूलेशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, है ना, वापस से लॉकडाउन की बात करता हूं कि बहुत लोगों को लग रहा था स्टोर वगैरह सब बंद हो जाएंगे, तो लोग क्या कर रहे थे, पैनिक बाइंग। पैनिक बाइंग मतलब ज्यादा से ज्यादा परचेस करने की कोशिश कर रहे थे, और उस बीच में क्या हुआ, सबको मालूम पड़ा कि हो सकता है स्टोर वगैरह बंद हो जाएगी तो प्राइसेस बढ़ने लगेगी, और ऐसा हो भी रहा था, है कि नहीं। तो लोग क्या कर रहे थे, अभी भले प्राइस बढ़ा है तो भी लोग परचेस कर रहे थे, क्यों, क्योंकि फ्यूचर का एक स्पेकुलेशन था, बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बेटर मैं अभी से इसको पूरा क्या कर लूं, परचेस कर लूं। तो ये है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर ही विल बाय लेस, उसको लग रहा है अगर प्राइस गिरेगा तो कम खरीदेगा, भाई फ्यूचर में खरीदते हैं, प्राइस कम होने वाला है। In the present at the prevailing price. Similarly, if he expect the price to rise in future, अगर उसे लगता है कि प्राइस बढ़ने वाला है तो क्या करेगा, he will buy more in the present at the prevailing price, वो अभी ज्यादा परचेस करेगा, क्यों, क्योंकि उसे लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ने वाला है। Got it everyone? नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि नहीं? बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कभी कभी वो परचेस करने जैसे नहीं है। बेस्ट एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स आप देखो, कोका कोला, थम्स अप, है ना, ये सब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या इनको पीने से हमारे बॉडी को कुछ फायदा मिलता है, नहीं, उल्टा इट इज हार्मफुल, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो भी इसका एडवर्टीजमेंट ऐसे किया गया, ठंडा मतलब कोका कोला, टेस्ट द थंडर थम्स अप, है ना, बड़े बड़े फिल्म स्टार को ला करके क्या दिखाया जाता है, एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है। तो एडवर्टीजमेंट की वजह से क्या होता है, ऑटोमेटिकली सेल इंक्रीज हो जाता है, डिमांड बढ़ जाता है। एडवर्टीजमेंट, सेल प्रमोशन स्कीम एंड इफेक्टिव सेल्समैनशिप tends to change the preferences of the consumer and lead to demand for many product, और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत डिमांड बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक, टूथब्रश एटसेट्रा, है कि नहीं? तो जो भी कोई कॉस्मेटिक्स है, आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे कॉस्मेटिक्स है जो काम नहीं करते हैं, है ना। 5 हफ्ते में गोरा बनाने वाली क्रीम लगा के 4 साल हो गए, बेचारा अभी भी काला है, लेकिन फिर भी जाता है मेडिकल शॉप से परचेस करता है, लगाता है, क्यों, एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं, है ना। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो शायद ना बिके लेकिन एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो बिक रहे हैं, बट हमेशा ऐसी बात नहीं करते। यहाँ पर बताने वाली बात यह है कि प्रोडक्ट का जब आप एडवर्टीजमेंट करोगे तो डेफिनेटली डिमांड के ऊपर इंपैक्ट होता है, मास लोगों तक पहुंचता है और लोग उसे फिर परचेस करते हैं, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट का बहुत इंपैक्ट है डिमांड के ऊपर। नेक्स्ट है टेस्ट हैबिट एंड फैशन। टेस्ट हैबिट एंड फैशन, आपका टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, फैशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। मुझे याद आता है कुछ साल पहले हिमेश रेशमिया, एक सिंगर है जो नया नया इंडस्ट्री में आया था, और ही स्टार्टेड वियरिंग अ कैप, ठीक है ना, कैप पहन करके वो गाना गाता था, तेरा 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 सुरूर, है ना, ऐसा। तो ये जो वो फेमस हुआ
तो लोगों ने क्या किया, कैप परचेस करना स्टार्ट कर दिया, फैशन ट्रेंड बन गया कि कैप पहनना चाहिए। तो ऐसा फैशन है या किसी का हैबिट है ना, अभी जिसको ड्रिंक करने की हैबिट है उसको शाम को चाहिए ही, है कि नहीं? तो भले प्राइस कुछ भी होने दो। बीच में आपने देखा ना, लॉकडाउन के दौरान बीच में 2 महीने जो लिकर शॉप था वो सब बंद था, और बाद में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि लिकर शॉप क्या करो, ओपन करो। ऐसी लाइन लगी और प्राइजेस क्या थे, बहुत हाई थे, 10 टाइम प्राइस ज्यादा ले रहे थे, तो भी क्या कर रहे थे लोग, परचेस कर रहे थे, है कि नहीं? तो टेस्ट है, हैबिट है, प्रेफरेंस है। Taste and habit of the consumer influences the demand for a commodity. If a consumer likes to eat chocolates or consume tea, he will demand more of them. अगर उसे चॉकलेट खाने में या चाय पीने में मजा आता है तो ज्यादा डिमांड करेगा। Similarly, when a new fashion hits the market, the consumer demands that particular type of commodity. वो टाइप का कमोडिटी लोग परचेस करना चाहते हैं। देखो ना, बीच में आप लोगों के टाइम का ट्रेंड है, एक फिल्म आई थी, मैं नाम भूल गया, उसमें एक गाना था, अपना टाइम आएगा, है कि नहीं? तो जो अपना टाइम आएगा उसके नाम से टी शर्ट कितनी बिकने लगी, सब लोग वही अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, फिर आने लगा अपना टाइम अपन खुद लाएगा, ऐसे टी शर्ट पहन रहे हैं, है कि नहीं? तो ये क्या, एक फैशन ट्रेंड सेट हो गया। यस, गली बॉय, राइट। If a commodity goes out of fashion, then suddenly the demand for that product tends to fall. Yes, अगर उसका फैशन चला गया तो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा रहने दो, धीरे धीरे लोग उसको भूल जाते हैं, परचेस नहीं करते, है ना? तो बीच में देखो, जब ये टैबलेट्स नए नए मार्केट में आए थे, है ना, जब छोटे छोटे फोन हुआ करते थे नोकिया के 1100, तो धीरे धीरे जब स्क्रीन टच फोन आने लगे तो बड़े बड़े फोन होने लगे। तो पहले जो साइज था फोन का छोटा था, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर सीधा सब टैबलेट लेके घूमते थे। ऐसा पीरियड आ गया ना, लोग फोन की जगह पे टैबलेट पे ही बात कर रहे हैं। लेकिन फिर लोग परेशान हो गए, आउट ऑफ फैशन आ गया, और फिर लोगों ने टैबलेट परचेस करना बंद कर दिया, बहुत रिड्यूस कर दिया। और फिर वापस से ये पीरियड आ गया कि जहां पर लोगों को टैबलेट की जरूरत पड़ने लगी स्टडी के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए, तो फिर से टैबलेट्स की डिमांड इंक्रीज हो गए। तो डिपेंड करता है फैशन किसका चल रहा है, ट्रेंड किसका चल रहा है कि नहीं? पॉइंट नंबर 10, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर, इसमें और कौन से ऐसे फैक्टर्स है, क्योंकि ऐसे लिस्ट बनाने जाए तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, बट कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिनोट किए गए, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट चेंज होता है। क्या चेंज हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना? तो आपकी डिमांड में क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है। जैसे अभी रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन अगर चेंज हो गया और नेक्स्ट सीजन जो है वो आ गया विंटर, तो आपका जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपका जो परचेसिंग हैबिट्स है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि पहले पेजर चलता था कम्युनिकेशन के लिए, उसके बाद सेलफोन आ गए, सेलफोन के बाद स्मार्टफोन आ गए, फिर टैबलेट्स आ गए मार्केट में। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है आपका डिमांड भी क्या होता है, चेंज होता है। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज, चाहे वो टैक्सेशन से रिलेटेड हो या परचेस सेल से रिलेटेड हो, जब भी पॉलिसीज में चेंजेस आता है लोगों का डिमांड भी चेंज होता है। और कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, आपके रीति रिवाज त्योहार अगर बदलते हैं तो लोगों के डिमांड क्या होते हैं, चेंज होते हैं, है कि नहीं? पहले जो, अभी देखो अगले महीने में रक्षाबंधन आ रहा है, तो लोग पहले मिठाइयाँ खिलाते थे, अभी टीवी में ऐड दे देता है कैडबरी खिलाने का, चॉकलेट खिलाने का, है कि नहीं? तो ट्रेडिशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कुछ लोग सिर्फ चॉकलेट दे देते हैं। तो डिमांड किसकी बढ़ रही है, मिठाई की बढ़ रही है कि चॉकलेट की बढ़ रही है, चॉकलेट की बढ़ रही है। रक्षाबंधन से ज्यादा फ्रेंडशिप बेल्ट बिकते हैं, क्या चेंज हो रहा है, ट्रेडिशन चेंज हो रहा है। तो डिमांड किसकी बढ़ेगी, फ्रेंडशिप बेल्ट की। तो ये जो डिमांड में चेंज है किसकी वजह से आया, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस की वजह से आया। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने 11 पॉइंट्स कंप्लीट किए और एक एक करके इन पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट था हमारे सामने प्राइस, प्राइस चेंज होगा तो डिमांड चेंज होगा। दूसरा था इनकम, तीसरा था प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, देन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, देन नेचर ऑफ प्रोडक्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, expectation about future prices, advertisement, taste, habits and fashion। और फिर हमने देखा 10th पॉइंट लेवल ऑफ टैक्सेशन और फिर अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो एक एक्रोनिम हम यहाँ पर बना लेते हैं और एक्रोनिम जो है वो हमने यहाँ पर बनाया है PICS, पिक्स एंड P नो प्रॉब्लम, पिक्स नो प्रॉब्लम फैट, FAT तो F स्क्वायर T स्क्वायर। ठीक है, तो P से क्या आ गया, प्राइस ऑफ कमोडिटी, I से इनकम ऑफ कंज्यूमर, C से बोलिए C से क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट। S से क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स, N से फ्रॉम एन नेचर ऑफ कमोडिटी, फ्रॉम P साइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इतना हमें बायट हो गया, प्राइस, इनकम, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, नेचर ऑफ कमोडिटी और साइज ऑफ पॉपुलेशन। देन एफ से क्या आ जाएगा, फ्यूचर प्राइसिंग या स्पेक्यूलेशन। ठीक है, और F2 क्या हो जाएगा, अदर फैक्टर्स। ए से क्या आएगा, एडवर्टीजमेंट। टी से क्या आ जाएगा, टेस्ट, हैबिट एंड फैशंस। और दूसरा पॉइंट आएगा लेवल ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करें, इस एक्रोनिम को इस क्वेश्चन के ऊपर लिख लेंगे और जब भी आप इस क्वेश्चन को बायट करें, एक्रोनिम को भी जरूर बायट करें और बार बार इसका फुल फॉर्म क्या होता है उसे याद करने की कोशिश करें। ठीक है, हम यहाँ पर रट्टा क्यों मार रहे हैं, क्यों, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास लिमिटेड टाइम है। हमें कंसेप्ट तो समझ में आया बट एग्जाम में कम समय में लिखना है, इसके लिए रट्टा मारना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्रोनिम दे करके हम इसे क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं और मुझे लगता है बहुत अच्छा एक्रोनिम बन गया, पिक्स नो प्रॉब्लम फैट। ठीक है, तो ये जब भी हमारे दिमाग में आएगा पिक्स नो प्रॉब्लम फैट तो फटाफट हमको आंसर पता चल जाएगा। तो ये एक्रोनिम का बेनिफिट हमें जरूर लेना है, हर एक क्वेश्चन में हमको इसको फॉलो करना है। आप इसे कहीं पर लिख लीजिए, पिक्स नो प्रॉब्लम फैट, F स्क्वायर T स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है लॉ ऑफ डिमांड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स। लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड, जैसे हमने देखा लॉ ऑफ DMU, वैसे हम देख रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है, द लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1890। 1890, देखो 1890 की बात कर रहे हैं, है ना, कितना साल हो गया, 130 साल पहले की बात कर रहे हैं। डॉक्टर या प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, कौन सा बुक लिखा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, है कि नहीं। कभी पब्लिश कभी हुआ, 1890, 1890। अभी देखो, जब हम लोग ना बार बार ऐसा रीड करते हैं और उसके पीछे कुछ सोचते हैं, कौन था, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, क्या लिखा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, कभी पब्लिश किया, 1890, क्या लिखा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, किसने लिखा, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, है ना। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, बार बार उस चीज पे गौर कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। और जब आप इसे याद करने की कोशिश करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड याद आ जाएगा, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, 1890। आप इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो, आपके दिमाग में ना ये प्रिंट हो जाना चाहिए, लॉ ऑफ डिमांड के आगे ये प्रिंट हो जाना चाहिए, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, 1890। तो याद रहेगा आपको। इसको हमने यूटिलिटी चैप्टर में भी देखा था, है कि नहीं।
क्योंकि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है इसका बेसिस ही लॉ ऑफ डीएमयू है, तो ऑब्वियसली वहीं से हमको लेना पड़ेगा। द लॉ एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कौन सा रिलेशनशिप शो कर रहा है? फंक्शनल रिलेशनशिप। किसके बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये फंक्शन कैसे काम करता है? प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम होता है, प्राइस कम होता है, डिमांड बढ़ता है। ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है ये यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। तो हमको भी ऐसे लिखना है, दिस लॉ एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। स्टेटमेंट ऑफ लॉ। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आ जाएगा जो फिक्स है? कीपिंग अदर थिंग बीइंग इक्वल, या आप लिख सकते हैं कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट, या अदर थिंग बीइंग इक्वल, या अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, है ना। बाकी सारी चीजों को सिमिलर रखा जाए, उसके आगे हम बात कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें कौन सी? आप इनकम को वही रहने दो, आप क्लाइमेटिक कंडीशन को सेम रहने दो, आप एनवायरनमेंट को सेम रहने दो। अगर बाकी सारी चीजें सेम है तो ये लॉ अप्लीकेबल होगा। इसके लिए पहला वर्ड क्या इस्तेमाल किया? लॉ को अप्लाई करने के लिए हमने एजम्पशन लिया, कीपिंग अदर थिंग बीइंग इक्वल, बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखा, सेम रखा। तो स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या है? हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। जितना ज्यादा प्राइस होगा कमोडिटी का उतना कम आप उसे डिमांड करेंगे। लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। जितना प्राइस कम होगा उतना डिमांड बढ़ेगा। बात वही की, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। दैट मीन्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इन द अदर वर्ड्स, देखो एग्जाम में भी ना हम यही करते हैं, पहले उस चीज को क्या करने का, इंट्रोडक्शन देने का, फिर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला है वो बता देने का, फिर इन द वर्ड अदर वर्ड मतलब अपने वर्ड डालने का उसमें। इसकी वजह से क्या होता है? आपका आंसर इंक्रीज होता है कि नहीं? अब घुमा फिरा के चेंज द वॉइस करके आप वही बात बता रहे हो। इन द अदर वर्ड्स, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी फैक्टर्स को सेम रखा जाए तो इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, डिमांड फॉर इट फॉल्स। देखो इसने क्या नया बताया? कुछ नया नहीं बताया, खाली लिख दिया इन द अदर वर्ड्स। एंड व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स डिमांड फॉर द कमोडिटी राइजेस। फर्क ये था, इन्होंने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाया क्योंकि ये डेफिनेशन है। तो जब हम ये डेफिनेशन लिखेंगे हमें भी इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, अदरवाइज डेफिनेशन के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। कड़ल का। तो जब आप कोई डेफिनेशन मेंशन करते हो इट शुड ऑलवेज बी इन इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि आप वहां पर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम ले रहे हो। आपने अल्फ्रेड मार्शल बोला तो आप बता रहे हैं अल्फ्रेड मार्शल ने ऐसा बोला, जैसा बोला, उसमें एक वर्ड इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको उसको थरली बाय हार्ट करना है और इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा हो गया कि सर मुझे एकदम प्रॉपर से बाय हार्ट नहीं हुआ, मैं क्या करूं? तो इन्वर्टेड कॉमा मत लगाओ, क्योंकि अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा लगा के गलत लिख दिया तो आपको एक मार्क भी मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, अगर आपको डेफिनेशन प्रॉपर बाय हार्ट नहीं है फिर भी आप लिख रहे हो तो डोंट पुट इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है ये अल्फ्रेड मार्शल द्वारा बोला गया है और उसमें मिस्टेक होना नहीं चाहिए। सर लेकिन थ्री इडियट्स में तो बोला था कि जैसा समझ में आता है वैसा लिखना चाहिए। तो थ्री इडियट्स में बोला था ना, तो थ्री इडियट्स तक ही रखने का। यहाँ पर ये किसने बोला? अल्फ्रेड मार्शल ने बोला। अगर आपको नहीं लिखना है तो ऊपर अल्फ्रेड मार्शल का नाम लिखो ही मत, अपना नाम लिखो ना, मैंने ऐसा बोला, तो कोई बात नहीं, मार्क्स मिलेंगे, थोड़े कम मिलेंगे लेकिन मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आपको अल्फ्रेड मार्शल का नाम लेना है तो जो उन्होंने बोला है वैसा ही इन्वर्टेड कॉमा में आपको बोलना पड़ेगा। सो कीपिंग अदर थिंग इक्वल के बाद हम अपने लैंग्वेज में से बोलेंगे इन अदर वर्ड अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरता है, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है।
तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन क्या है, डज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसके लिए ये दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप, इनवर्स, उल्टा रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। गेटिंग इट एवरीवन? तो यहाँ पर देखो एक फंक्शन के तौर पे यहाँ पर बताया गया है, डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, है ना। तो इस फॉर्मूला से इसको शो किया गया है। तो यहाँ पर ये एक इनवर्स रिलेशन शो करता है। तो आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। देवियों सज्जनों, विदा लेते हुए आपसे, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। शब्बा खैर, बाय बाय।